नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्रीराम में आपका स्वागत है। आज हम अधिगम को लेकर के देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात करेंगे कि हम जो सीखते हैं तो सीखने के दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करते हैं। उन चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो सीखने के दौरान हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो उनमें आज देखिए सबसे पहले हमारे अधिगम को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की हम बात करें तो वो कौन कौन से हैं उसकी बात करें। पहला जो इसमें होता है तो इसमें बात करेंगे अपन जैसे व्यक्तिगत कारक। कौन से कारक? व्यक्तिगत कारक। और इस व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत अपन देखेंगे कि व्यक्तिगत कारक में अपन ने क्या पाया कि ये खुद से संबंधित कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमारे खुद पे ही लागू होते हैं। उनमें सबसे पहले देखिए व्यक्तिगत कारक में हम बात करें यहाँ पे व्यक्तिगत कारक, तो इस व्यक्तिगत कारक में स्वयं से प्रभावित हम कैसे होते हैं उनकी चर्चा आती है। तो इनके हम बिंदु बनाएंगे और उन बिंदुओं के आधार पे हम कह सकते हैं कि इनमें हमें ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो उनमें प्रभावित करने वालों चीज़ों में देखिए सबसे पहले यदि हम देखें तो हमारे को प्रभावित करने में पहला होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है वो हमें प्रभावित करता है। कैसे? अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का मतलब क्या हुआ? मोटिवेशन। और उस मोटिवेशन से देखिए इस हम प्रभावित होते हैं। कैसे? पहला अपना बिंदु है जिसका हम बिंदुओं के आधार पर इसको देखें तो इसमें आया अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा में देखिए हम इसको बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन देखिए अभिप्रेरणा से हम किस प्रकार से प्रभावित होते हैं इसकी बात यहां पे हम करें कि अभिप्रेरणा जो है इसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देखिए। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम साधन माना गया है। अभिप्रेरणा है वो क्या है? अधिगम का सर्वोत्तम साधन माना गया है। और इसको लेकर के इस प्रकार से 3 या 4 बिंदुओं के अंदर यदि हम बात करें इसकी, तो एक तो ये देखना है कि सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला तो ये सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहलाता है, अधिगम की सुनहरी सड़क कहलाता है। तो ये प्रश्न किसको लेकर के आता है? अभिप्रेरणा को। तो व्यक्तिगत कारक में हमने देखा कि अभिप्रेरणा जो है, इस अभिप्रेरणा क्या है कि हमें प्रेरित करती है और आदमी जब प्रेरित हो जाता है तो उसकी अधिगम की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। अधिगम की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे हम यहाँ पे बात करें कि इस पे प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है। मान लीजिए एक व्यक्ति अधिगम नहीं करना चाह रहा है, पढ़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन यदि हम उसको प्रेरित कर दें, उसको मोटिवेट कर दें कि उसको एक सपना दिखा दें, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अभिप्रेरित हो जाएगा। और अभिप्रेरित होकर के वो क्या करेगा? क्रिया करना प्रारंभ कर देता है, अनुक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए हमारे अधिगम को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वो अभिप्रेरणा होती है। यदि एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति को और अभिप्रेरणा नहीं मिल रही है तो वो भी अपने टैलेंट को खो सकता है। तो जरूरी है कि उस टैलेंट को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको हम समय समय पर अभिप्रेरित करेंगे, उसको हम पुरस्कार के माध्यम से, सम्मान के माध्यम से हम क्या करेंगे? उसको अभिप्रेरित करेंगे, तभी वह अपनी क्रिया कर सकता है, वरना वो भी अपनी क्रिया में की जो अनुक्रिया होती है वो नहीं कर पाएगा। तो इसके ऊपर सबसे पहली चीज क्या बनी कि यह अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। यानी यहां पर ये देखने को मिलता है कि अभिप्रेरणा जो है यह अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। इसलिए इसके लिए यह भी कहा जाता है कि इसको अधिगम की सुनहरी सड़क भी कहा जाता है। सुनहरी सड़क भी कहा जाता है। सुनहरी सड़क भी इसी को कहा जाता है। अभिप्रेरणा के बारे में यदि हम बात करें तो इस अभिप्रेरणा को सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग भी कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ
राजमार्ग। सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग भी कौन है? अभिप्रेरणा है। और यदि हम बात करें, इसकी बात करें तो अभिप्रेरणा जो है ये अधिगम का प्रथम सोपान भी कहलाता है। सोपान भी कहलाता है, प्रथम सोपान भी कहलाता है। देखिए, इसके ऊपर प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अधिगम की सुनहरी सड़क किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। अधिगम का प्रथम सोपान किसे कहा जाता है? ये भी किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को कहा जाता है। तो अभिप्रेरणा हमारे को जो अधिगम होता है उसको प्रभावित करता है। यदि हमें अभिप्रेरणा मोटिवेशन समय समय पर उचित मिलता गया तो हमारा अधिगम बढ़ जाता है, और यदि हमें समय समय पर अभिप्रेरणा प्राप्त नहीं होती है तो उसके जो अधिगम की मात्रा है वो घट जाती है। इसके बाद देखिए, इसका जो दूसरा जो कारक होता है उसका नाम है इच्छा शक्ति। इसका नाम है इच्छा शक्ति। अब देखिए, इस इच्छा शक्ति की यदि हम बात करें तो ये होती है विल पावर। क्या होती है? विल पावर। और विल पावर का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी कार्य करते हैं, या कहें कि कोई भी जीव अगर कार्य करता है तो उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले उसकी इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यदि हमारी किसी कार्य के प्रति कोई इच्छा शक्ति नहीं है, हमारा विल पावर वीक है, तो हम उस कार्य को बखूबी निभा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरी क्या है? हमारी इच्छा शक्ति का होना। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे हम बात करें कि यहाँ पर किसी अध्यापक के द्वारा आपको बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, लेकिन आप यदि शारीरिक और मानसिक रूप से उसको सीखने के लिए तैयार नहीं हैं, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप उस अध्यापक से लिया हुआ ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दूसरे उदाहरण की हम बात करें कि आज हम पढ़ते हैं कि झुग्गी झोंपड़ियों से निकलने वाले, गरीब बस्तियों से निकलने वाले, जिनको किसी प्रकार की कोई सुविधा तक नहीं मिलती है, वे बच्चे भी आज क्या बनते हैं? हमारी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के और बड़ा नाम कमाते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली, फिर भी वो इतने बड़े पद के ऊपर जाने के पीछे उनका रीजन क्या रहा? क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति क्या है? उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ है। और जब किसी अधिगम को हम करते हैं, उसके प्रति हमारी यदि इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, हमारा विल पावर बढ़ जाता है, तो अधिगम की मात्रा बढ़ जाती है। और यदि हम बिना किसी इच्छा से किसी अधिगम को करते हैं तो उसमें हमारी मात्रा है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो हमारे इच्छा शक्ति जो है ये भी बहुत ज़्यादा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। पहला, अभिप्रेरणा, समय समय पर मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और उसके बाद हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना भी अधिगम के लिए जरूरी है। यदि हम शारीरिक और मानसिक रूप से हम उस कार्य को करने के लिए इच्छा नहीं रखते हैं तो मान लीजिए हमारा अधिगम बाधित हो जाएगा और अधिगम हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, होता है तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो तीसरे नंबर पे अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों में से कौन आएगा? व्यक्तिगत कारकों में से तीसरे नंबर पे आता है कि अधिगमकर्ता का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ये भी अधिगम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। कैसे? मान लीजिए हम शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो हम बीमार होने की वजह से हमारा अधिगम क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा। हाँ, यदि हम मानसिक रूप से वीक हैं तो भी हमारा अधिगम प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि हम उतनी मात्रा में अधिगम नहीं कर पाएंगे जो एक स्वस्थ व्यक्ति कर पाता है। तो मानसिक और शारीरिक रूप से भी हमें क्या रहना चाहिए? स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
ये किसके अनुसार कहा गया है? ये अरस्तु के द्वारा कहा गया। एक बड़े दार्शनिक हैं और उन दार्शनिक के माध्यम से कहा गया है कि हमारे अंदर मस्तिष्क कब स्वस्थ रहेगा? जब हम उसको शरीर से, यानी हम शारीरिक रूप से जब हम स्वस्थ रहते हैं तो ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है, वरना हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी नहीं बन पाता है। इसलिए अधिगम के लिए जरूरी क्या है? अधिगम के लिए जरूरी ये है कि हमें शारीरिक व मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी रहता है। अगर हम इससे स्वस्थ नहीं तो हमारा अधिगम प्रभावित हो जाएगा। अगर हम चौथी बात करें तो परिपक्वता की, इसमें अगला आता है परिपक्वता। देखिए परिपक्वता जो चीज है इसके अंदर क्या है कि ये भी अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। प्रभावित किस प्रकार से करती है? यानी एक मेच्योरिटी जो होती है, एक परिपक्व व्यक्ति जो है वहां तक एक निश्चित समय तक तो वो अधिगम की मात्रा को बढ़ा सकता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद, परिपक्व होने के बाद उसके सीखने का अनुभव तो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसकी जो सीखने की क्षमता है वो कमजोर हो जाएगी। मान लीजिए एक 70 वर्ष के व्यक्ति को 6 घंटे पढ़ने के लिए बोला जाए तो शायद वो असंभव हो जाता है, क्योंकि वो अब परिपक्व हो चुका है। और परिपक्व के बाद अनुभव तो बढ़ते जाएंगे, लेकिन उसकी जो अधिगम की मात्रा है वो उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी एक किशोरावस्था तक बढ़ती है। ये तो यहाँ पर परिपक्वता भी क्या करती है? अधिगम को प्रभावित करती है। यानी एक निश्चित उम्र तक ही हम अधिगम कर पाते हैं, एक उस निश्चित को क्रॉस करने के बाद हम अधिगम नहीं कर पाते हैं। ये भी इसका एक कारण रहता है। तो देखिए व्यक्तिगत कारक में मुख्य रूप से 4 बातें होती हैं। अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। इच्छा शक्ति है, वो भी अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। यदि 1 नंबर की बात करें तो अभिप्रेरणा सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला। दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो जो इच्छा शक्ति है ये दूसरे नंबर पे प्रभावित करता है। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। और चौथे पे हम बात करें परिपक्वता, तो ये भी अधिगम को क्या करती है? प्रभावित करती है। इसके बाद देखिए अगली चीज इसके अंतर्गत आती है, उसका नाम है, ये अपना बिंदु नंबर इसको 1 और इसके दूसरे के अंदर यदि हम बात देखें तो ये तो किससे संबंधित थी? खुद अधिगमकर्ता से संबंधित, व्यक्तिगत इंडिविजुअल थी। लेकिन इसमें अधिगम के अलावा दूसरे की यदि हम बात करें कारक की तो महत्वपूर्ण में आता है अध्यापक संबंधी कारक। अध्यापक संबंधी कारक। और अध्यापक संबंधी कारक भी क्या करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं। ये बात अपन को याद रखना है। अध्यापक संबंधी कारक किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करते हैं उसकी हम चर्चा करें। सबसे पहली चीज क्या होती है? देखिए अध्यापक की विषय वस्तु का, अध्यापक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, अध्यापक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण। यानी यदि एक अध्यापक के द्वारा किसी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छे ढंग से, सरल ढंग से किया गया है तो हम उसको बहुत जल्दी सीख जाते हैं और हमारी अधिगम की मात्रा बढ़ जाती है। और मान लीजिए उसी अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है वो किसी विधि के द्वारा या सरल पैटर्न से नहीं पढ़ाई जाती है, तो उसके प्रस्तुत करने का एक तरीका सही नहीं है, तो अधिगम में हमें बाधा आएगी और उसको हम समझ नहीं पाएंगे, तो उससे हमारा अधिगम क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। अगली हम बात करें यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर की, तो यहाँ पर होगा अध्यापक का विषय वस्तु या अध्यापक की विषय वस्तु में निपुणता। यानी अगला जो कारक जो होता है प्रभावित करने वाला अध्यापक संबंधी में, वो ये होता है कि अध्यापक की विषय वस्तु में निपुणता होनी बहुत जरूरी है, जिसको हम कमांड कहें। यानी अध्यापक हमें जो कक्षा के अंदर जो चीज प्रस्तुत की जा रही है उसमें उस अध्यापक को पूर्ण रूप से पारंगत होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए उस अध्यापक को वो कॉन्सेप्ट खुद को ही क्लियर नहीं है, वो बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हमारा अधिगम क्या हो जाएगा? बाधित हो जाएगा और अधिगम की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अर्थात हम कहें अधिगम क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। तीसरी हम बात करें यहाँ पर, तीसरी बात ये आती है कि अध्यापक का
अध्यापक का बच्चों के प्रति व्यवहार, अध्यापक का बच्चों के प्रति व्यवहार। तो यहां पर देखें, अध्यापक का बच्चों के प्रति यदि व्यवहार, अध्यापक का बच्चों के प्रति यदि व्यवहार अच्छा है, एक सौम्य स्वभाव का अध्यापक है, तो मान लीजिए अधिगम की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। और यदि अध्यापक का बच्चों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चा क्या करता है, उसको इस प्रकार से अपने मन में लगा लेता है कि इस अध्यापक के द्वारा मैं नहीं पढ़ सकता हूं। इसलिए बच्चों के प्रति उसका व्यवहार भी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। यदि किसी अध्यापक का बच्चे के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर अधिगम क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अगर हम बात करें इसके चौथे कारक की, तो वो क्या हो जाएगा, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य। अध्यापक का क्या हो जाएगा, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य। तो यहां पर क्या देखा अपन ने कि एक शिक्षक का मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए वो किसी भी समस्या से ग्रसित है, घरेलू से हो सकता है, आर्थिक समस्या से हो सकता है, सामाजिक हो सकती है, या विद्यालय प्रबंध से संबंधित हो सकती है। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो मान लीजिए हमें जो पढ़ाया जाएगा वो हमारा अधिगम क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसलिए अध्यापक को मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद 5वें नंबर की यदि हम बात करें तो इसको प्रभावित करने वाले कारकों में कौन आ जाते हैं। यहां पर हम बात करें अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के बाद में अध्यापक का व्यक्तित्व है, अध्यापक का व्यक्तित्व है। और अध्यापक के व्यक्तित्व की यदि हम बात करें तो अध्यापक का व्यक्तित्व क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी की यदि हम बात करें, उसके पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। देखिए अध्यापक का व्यक्तित्व भी क्या करता है, अधिगम को प्रभावित करता है। किस प्रकार से करता है, मान लो अध्यापक का जो रहन सहन, उसके कपड़े का और उसकी पर्सनैलिटी को लेकर के हम बात करें तो वो कक्षा में बहुत ज़्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर डालता है। तो ये देखिए अपन ने यहाँ पे दो बातें की, एक तो व्यक्तिगत कारक होते हैं, व्यक्तिगत कारक में अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, और उसके बाद क्या है अपने पास शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता। अध्यापक संबंधी में अपन को ध्यान रखना है क्या क्या आ जाएगा, अध्यापक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, अध्यापक की विषय वस्तु में निपुणता, अध्यापक का बच्चों के प्रति व्यवहार, और अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य, और अध्यापक का व्यक्तित्व है। अब देखिए यहाँ पर आता है कि सामाजिक कारक। यदि हम अगले की बात करें तो कौन सा आएगा, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक जो होते हैं वो भी अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। सामाजिक कारक के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, एक तो देखिए वातावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करें इसके तीसरे की, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इसको बोलेंगे अपन सामाजिक कारक। सामाजिक, पहले अपन सामाजिक कारक की बात कर सकते हैं, सामाजिक कारक। और सामाजिक कारक में देखिए क्या आएगा, समाज से संबंधित चीजें जो होती हैं वो भी अधिगम को प्रभावित कर देती हैं। जैसे अपने पास आ गया रीति रिवाज, रीति रिवाज, रीति रिवाज आ गया, रहन सहन आ गया, रहन सहन, रहन सहन के बाद में जैसे परंपराएं, परंपराएं, ये भी अधिगम को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। किस प्रकार से कर देते हैं अपन जानते हैं इसके बारे में कि भाई रीति रिवाजों में भी हमें जकड़े रहना पड़ता है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ समाज ऐसे होते हैं जिनमें लड़कियों को पढ़ाना उचित नहीं समझा जाता है, तो वहां पर वो रीति रिवाज की वजह से अधिगम नहीं हो पाया। फिर कुछ हमारी ऐसी परंपराएं होती हैं जो भी हमें अधिगम को प्रभावित कर देते हैं। तो उसके बाद में देखिए इसमें अगले की हम बात करें तो अगला क्या हो जाता है, इसमें बात करें अपन भौतिक कारक। और भौतिक कारक में कौन आया, भौतिक कारक। भौतिक कारक में सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु जो है, जलवायु भी बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित करते हैं। अपन जानते हैं जलवायु के अंदर जैसे सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, ये जो इस प्रकार का जो मौसम होता है इससे भी हमारा अधिगम प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए कि हमारे जितने भी भारत की प्रशासनिक जो एग्जाम होती हैं, एग्जाम फाइट करने के बाद ज़्यादातर जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में होते हैं। तो अधिगम के लिए माना गया है कि जो ठंडा जो
वातावरण होता है उसमें अधिगम की मात्रा बढ़ जाती है और गर्मी में अधिगम की मात्रा घट जाती है, तो वहाँ पर सर्दी और गर्मी है वो भी हमारे अधिगम को क्या करने लग जाता है, प्रभावित करने लग जाता है। उसके बाद देखिए हम एक बात और यहाँ पे कर सकते हैं और वो ये कर सकते हैं जैसे संगठन संबंधी जो है संगठन संबंधी कारक, ये संगठन संबंधी जो कारक होते हैं ये भी अधिगम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए संगठन अच्छा नहीं है, किसी भी जगह जहां पर हम अधिगम कर रहे हैं हमारा संगठन अच्छा नहीं है तो प्रभावित हो जाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करें समय सारणी की। समय सारणी, अगर हम कोई भी अधिगम कर रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, उसको एक समय सारणी के अकॉर्डिंग यदि हम सीखेंगे तो हमारा अधिगम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। और यदि हम बिना किसी समय से पढ़ रहे हैं, कभी 1 घंटे पढ़ लिए, कभी अपन 5 घंटे 2 दिन पढ़े ही नहीं, तो इससे हमारी समय सारणी है वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। तो इससे भी माना जाता है कि अधिगम है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। फिर कार्य संबंधी भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य संबंधी कारक, और कार्य संबंधी कारक किस प्रकार से प्रभावित करते हैं उसकी बात करें अपन कि कार्य संबंधी में देखिए पहली चीज होती है इसमें कार्य की लंबाई। क्या होती है, कार्य की लंबाई, और कार्य की लंबाई से अधिगम प्रभावित हो जाता है। मान लीजिए हम बाजार से कोई बुक खरीद करके लाए और यदि वो बुक बहुत कम पेज है, उसके अंदर ज़्यादा मोटी नहीं है, तो उस कार्य को, उस पुस्तक को पढ़ने में हमारी रुचि ज़्यादा होगी और यूँ लगेगा कि ये तो बहुत छोटी सी बुक है और इसको हम 1-2 दिन में पढ़ लेंगे। और यदि मान लीजिए वही किताब एक बहुत ज़्यादा पेज वाली होती है तो हमारे उस कार्य की लंबाई को देखते हुए और हम क्या करते हैं, हमारा अधिगम डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। हम सोचते हैं तो बहुत मोटी है, कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा। तो किसी भी कार्य की जो लंबाई है कि ये कार्य कितने घंटे में पूरे होना है, 1 घंटे, मान लीजिए एक कार्य ऐसा है कि जिसको 10 घंटे लग रहे हैं पूरे होने में, और एक कार्य ऐसा है कि 2 ही घंटे में हो रहा है, तो 2 घंटे में हमारी रोचकता बनी रहेगी और यूं लगेगा कि 2 घंटे के बाद हम फ्री होने जा रहे हैं। तो कार्य की लंबाई अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। फिर है कार्य की कठोरता, यानी कार्य की जो कठोरता होती है उसमें भी अधिगम प्रभावित होता है। मान लीजिए हम गणित की बात करें, गणित विषय के अंदर हमें कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो टफ लगते हैं और वो कठिन होते हैं, तो उससे हमारा अधिगम प्रभावित हो जाता है। और वो जब एक्सरसाइज हम सोल्व करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि शायद इसको हम नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो बहुत सरल होती हैं और उनको पढ़ते हैं तो हमारी क्या है, रुचि बढ़ जाती है और वो अधिगम हो जाता है, तो उससे हमारी अधिगम की मात्रा बढ़ जाती है। फिर एक होती है तीसरा इसमें कार्य की रोचकता। एक अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक होता है कार्य की रोचकता, कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमारी रुचि कितनी है, ये भी वहां पे बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यदि हमें कोई कार्य जबरदस्ती थोपा जाता है तो हमारी उसके प्रति रुचि नहीं बन रही है, और रुचि नहीं बनेगी तो उसमें हमारी अधिगम की मात्रा बढ़ नहीं पाएगी, वहां अधिगम की मात्रा स्थिर या कम हो जाती है, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सामाजिक कारक होते हैं, भौतिक कारक होते हैं, संगठन संबंधी जो कारक होते हैं, यहाँ कार्य की लंबाई को लेकर के, कार्य की कठोरता को लेकर के, कार्य की रोचकता को लेकर के, ये सारी की सारी जो आज अपन ने चर्चा की है ये सब की सब किसके अंतर्गत आती है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में आती है। दोस्तों हम अगली क्लास में अधिगम से संबंधित जितने भी हमारे सिद्धांत आएंगे व्यवहारवादी और संज्ञानवादी उनकी चर्चा करेंगे। आज इस क्लास में इतना ही। जय श्री राम। ये 2 लक्षण होना चाहिए। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने के बाद चलो बाद में हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है।
आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर में। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। शानदार तालियां लोगों से पकड़ा, उस पानी में डाल दिया जबरदस्त। उसका सांस उठने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने और जोर से दबा दिया। उसने पूरा जोर लगा दिया और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जनरल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के